गाइए, झूमिए, मस्त हो जाइए। तो आइए अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है पाठ से, वसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? मुसाफिर अजब हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, है ना इसमें लाइन। तो कवि वसंती हवा को दूसरे मुसाफिर से अलग क्यों बताता है? तो इसलिए बताता है कि यह ऐसी हवा है जो मुसाफिर तो है, लेकिन मुसाफिर का जिस तरह से अपना कोई ठिकाना होता है, अपनी कोई मंजिल होती है, अपना एक गंतव्य होता है जहां उसे पहुंचना होता है, एक निश्चित यात्रा होती है मुसाफिर की। लेकिन यह ऐसी मुसाफिर है जिसका कोई निश्चित यात्रा नहीं है, न ठौर है, न ठिकाना है, न घर है, न बार है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। तो विचित्र मुसाफिर है। तो इसीलिए बसंती हवा को अन्य मुसाफिर से अलग बताया गया है, क्योंकि इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई रुकने की जगह नहीं, कोई ठहरने की जगह नहीं, कोई पहुंचने की जगह नहीं। तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? इस कविता में है ना कि हंसे, खेत खलिहान सब हंसने लगते हैं, क्यों? हंसने का क्या मतलब? हंसने का मतलब खुश होना, आनंदित होना। तो बसंत ऋतु में तो सारे खेतों में फसल लहलहाते हैं, खिले खिले जान पड़ते हैं। तो बसंत ऋतु में खेतों में पौधे लहलहाते हैं, उनमें सुंदर सुंदर फूल, पुष्प और बड़ा मनमोहक फल लग आते हैं। ये सबसे लगता है कि खेत हंस रहे हैं, खेत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। तो यहां पर इसलिए कहा गया है कि बसंत ऋतु में खेतों में लगे पौधे हरे भरे, मनमोहक, सुंदर सुंदर फूलों से, फलों से लदे होते हैं और खेत बड़े सुंदर मालूम पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? तो यह प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दूंगा कि आपको इस कविता का कौन सा अंश सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है, मस्त लगता है। आप जरूर बताइएगा। जब आप इस कविता को फिर से पढ़ेंगे तो मैं ये गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्न दे रहा हूं कि कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। क्या तीसी, अलसी मतलब तीसी, तीसी की सुंदरता का कवि बड़ा अच्छा चित्रण किया है। कहता है कवि कि खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। जो उसकी पतली पतली, पतला पतला तना होता है तीसी का, अलसी का, उसके ऊपर नीले रंग के फूल होते हैं और ऊपर फल जब लगता है तो कलश नुमा, घड़ा नुमा फल लगता है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि छोटे छोटे हरे हरे घड़े, सूक्ष्म सूक्ष्म हरे हरे घड़े अलसी के सिर पर सवार हैं, टिके हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए इसकी सुंदरता को कवि इस तरह से चित्रित किया है कि लगता है कि अलसी जो है अपने शीश पर, माथे पर छोटे छोटे हरे हरे कलशनुमा पौधे लिए हुए। अगला पाठ से आगे का प्रश्न है, वसंत का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? अपनी भाषा में लिखिए। तो वसंत का आगमन कब होता है? मैंने कहा माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि से शुरू हो यह वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है।
ऐसे अगर हम कैलेंडर से चलें तो वो फरवरी के आसपास से 1 फरवरी से, फरवरी के पहले सप्ताह या जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह से यह शुरू वसंत ऋतु होती है और ये फिर अंतिम मार्च तक लगभग रहती है। 2 माह, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। और ऐसे फिर हिंदी जो हमारी कैलेंडर है उससे हम लेते हैं तो माघ शुक्ल पक्ष से और फिर फागुन पूर्णिमा तक, जब हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं उस समय तक। तो 2 महीना यह है वसंत ऋतु का। इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं अपनी भाषा में लिखिए। तो मैंने तो बहुत सारी चीजों को बताया कि वसंत ऋतु में कैसा अनुभव होता है, तो आप जरूर लिखिएगा। मैं यह भी आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, आप अपनी भाषा में लिखेंगे कि वसंत ऋतु में आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं, लिखिए। तो हवा, वसंती हवा के बारे में यह कविता है, तो किस प्रकार के भाव उठते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सहायता करता हूं इसमें। तो इसमें वसंत हवा के बारे में यह भाव समझ में आती है कि हवा जो है मन को आनंदित करने वाली होती है, मनुष्य को झुमाने वाली और उसे आनंदित करने वाली, मनमोहक होती है। जब हवा बहती है और हम उसका सेवन करते हैं, उसकी हवा को महसूस करते हैं तो बड़ा आनंदित होते हैं, मन गदगद हो जाता है, एकदम तृप्त हो जाता है, बड़ा आनंदित महसूस हम लोग करते हैं। तो हवा आनंद देने वाली है, मन को शांत करने वाली है, मन को प्रसन्नता से भरने वाली है, हमारे शरीर में उत्साह पैदा करने वाली है, सुहावनी है। तो इस तरह से हवा महसूस होती है। अगला प्रश्न है कि वह सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। वसंत पंचमी को ही सरस्वती जी की पूजा होती है, विद्यालयों में मूर्तियां रखी जाती हैं, बच्चे बड़े उत्साह के साथ पूजा अर्चन करते हैं, प्रार्थना गाते हैं, आरती उतारते हैं, बड़ा अच्छा एक भाव वहां पर जगता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, यह इस सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। सरस्वती पूजा के बारे में आपको लिखना है, जिस तरह से आप विद्यालय में सरस्वती पूजा मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये सारी चीजों को आपको लिखना है। यह भी आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न हुआ है। आगे बच्चों कुछ पद्यांश है, कुछ कविता की पंक्तियां हैं। अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं। बच्चों आप इन पंक्तियों में देखिए तो इसमें कुछ विशेषता है, कुछ खूबियां बताई जा रही हैं, कुछ गुण बताए जा रहे हैं। तो जिस शब्द से, जिस पद से किसी की विशेषता का पता लगता हो, गुण का पता लगता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विशेषण। विशेषण, तो विशेषण इसमें है या नहीं है? हवा की विशेषता है ना, अनोखी हवा हूं, अनोखी हवा, तो यहां अनोखी क्या है? विशेषण है। बड़ी बावली हूं, बड़ी बावली हूं, बावली क्या है? विशेषण है। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला, ये क्या है? शब्द, विशेषण है। ये हवा की विशेषता बता रहा है शब्द, ये विशेषण है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं, निडर हूं,
तो निडर क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह भी हवा की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द जो हैं विशेषण हैं। आप इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता में जो विशेषण के शब्द हैं आप उसे नोटबुक पर नोट करेंगे। आगे बच्चों, इसमें कई जगह ऐसे शब्द हैं जैसे घर बार। घर बार, और घर और बार के बीच में डैश है। फिर है हिलाया पिलाया। हिलाया पिलाया, हिलाया पिलाया और बीच में डैश है। तो ये जो डैश, बनाया मनाया, बनाया मनाया, इसके बीच में डैश है। तो जो रेखा है छोटी सी जिसे डैश कह रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, व्याकरण में, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ना। योजक चिन्ह का मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। जो वह चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ता है, उस चिन्ह को व्याकरण में योजक चिन्ह कहते हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं जिसे जब हम लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपकी कविता में मैंने कहा ही, घर बार, घर योजक चिन्ह बार। हिलाया डुलाया, बनाया मनाया, हिलाया पिलाया, ऐसे शब्द को योजक चिन्ह वाले शब्द कहते हैं। तो मैंने कुछ आपके लिए योजक चिन्ह से रखा है। जैसे क्या है? घर बार, इसमें क्या लगा हुआ है? बीच में योजक चिन्ह है। अंदर बाहर, फिर क्या है? छल कपट, राग द्वेष, सुख दुख, झूठ सच, खिलाना पिलाना, और क्या है? दाल भात, दिया बाती, हंसी मजाक, आंधी तूफान, और क्या है? हवा पानी, और क्या? मौज मस्ती, मौज मस्ती। ये सब जो शब्द हैं बच्चों, ये क्या है? योजक चिन्ह के शब्द हैं। दो शब्दों के बीच डैश है ना, तो ये वहां प्रयोग में आता है योजक चिन्ह, जब दोनों पद महत्वपूर्ण हो, दोनों पद जो हैं अर्थ वाले हैं, हो महत्वपूर्ण हो, साथ साथ चलते हो और भाव को स्पष्ट करते हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ये आपस में एकदम मिले जुले होते हैं। जैसे दाल भात, तो दाल का और भात में है ना संबंध। भात के बिना दाल और दाल के बिना भात का कोई महत्व तो है नहीं। हंसी मजाक, हवा पानी, हवा है तो पानी भी जरूरी है। तो इस तरह से ऐसे शब्द हैं जो अब दोनों शब्द महत्वपूर्ण हो तो उसे हम कहते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, कुछ करने को है। ऋतु से संबंधित कोई कविता अपनी कक्षा में सुनाइए। ऋतु मौसम, मौसम से संबंधित अगर कोई कविता है तो आप उसको जरूर सुनाइएगा। अगला है, आप किन किन चिड़ियों को आवाज से पहचान सकते हैं? उनकी बोली के साथ सूची बनाइए। आपको कुछ गतिविधि करनी है, कुछ कार्य करना है कि आप आवाज से किन किन चिड़ियों को पहचान लेंगे। तो कोयल को आप पहचान लेंगे, कौवा को पहचान लेंगे, सुग्गा को पहचान लेंगे। ये ऐसे पक्षियां हैं, ऐसी चिड़ियां हैं जिनको आप आवाज से पहचान सकते हैं। और भी कई चिड़ियां हैं जिनको आप आवाज से पहचान सकते हैं, तो आप उनकी सूची बनाएंगे। अगला है, वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? कक्षा में अपने साथियों से चर्चा कीजिए। वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे?
तो वायु को प्रदूषण करने के लिए क्या चर्चा होनी चाहिए? चलिए मैं आपको इसमें कुछ सहायता करता हूं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे पहले तो पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं। पेड़ पौधों की अधिक संख्या रहने से वायु प्रदूषण की समस्या कम होगी। हम ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। दूसरी चीज कि मोटरसाइकिल हो, मोटरसाइकिल का आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाए। थोड़ी सी दूर जाने के लिए रहता है तो तुरंत मोटरसाइकिल निकालते हैं, तो यह एक हो। धुआं परिशोधन यंत्र का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वहां पर धुआं परिशोधन यंत्र लगाया जाता है, जिससे विषैली गैसें को अवशोषित किया जाता है। तो ऐसे भी एक जो गतिविधियां हैं, ऐसे जो उपाय हैं, यांत्रिक उपाय वह भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, आज का ये पाठ जो था बड़ा अच्छा था, आपको बहुत सुंदर लगा होगा, कविता बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो मैं अब यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। आप इस कविता के भाव को भी समझ लिए, प्रश्न अभ्यास पर हम लोग चर्चा कर लिए। तो कक्षा को मैं बच्चों अब समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आप अभी भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलने पर जब हम बाहर से घर पर आए तो साबुन से, पानी से हाथ मुंह धो लें, स्वच्छता अपनाएं। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है। वैक्सीन जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और 45 वर्ष से अधिक है, उनको वैक्सीन जरूर लेना है। अभी भी अगर आपके घर में जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है अथवा 45 वर्ष से अधिक है और उन्होंने कोरोना से बचने का वैक्सीन नहीं लिया है, तो उन्हें जरूर लेना चाहिए। वैक्सीन का 2 डोज है। वैक्सीन का दोनों डोज लेने से कोविड-19 कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, ज्यादा क्षति नहीं होती है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये हमारे शरीर में एनर्जी लाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, प्रतिजैविक क्षमता को बढ़ाता है, प्रतिरोधी शक्ति को वृद्धि करता है। तो ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। तो मैं अब यह कक्षा समाप्त करूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।